जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि यूजीसी एनटीए के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है उसमें हिंदी साहित्य संबंधी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका सॉल्व पेपर लेकर हम प्रस्तुत हैं। आज जो हम करने वाले हैं पेपर सॉल्व वो है दिसंबर 2021 जून 2022 का। व्याख्या सहित आपको पूरा ही प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा और उम्मीद है कि ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही धैर्य के साथ अब 100 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से सॉल्व करिए और ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा। आप एक एक प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। आगामी एग्जाम जो भी होगा आपका उसमें निसंदेह अगर यूजीसी एनटीए वाले में भी बैठ रहे हैं एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो यहाँ पे ये अज्ञे जी की रचनाएं हैं। देखिए ये बहुत ही ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन पूछता कैसे है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ये कह रहा कि अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये सारी ही रचनाएं अज्ञे जी की हैं, लेकिन इसमें आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। तो लेखक के जो भी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के जो काव्य संग्रह हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी। तो आंगन के पार द्वार 1961 हो गया, सागर मुद्रा 1970 हो गया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी और नदी की बांक पर छाया ये 1981 ईस्वी। छायावाद के बारे में सही कथन, तो हम जब छायावाद पढ़ते हैं तो छायावाद के बारे में ये आपसे पूछा गया है कि सही कथन बताना है कि जो छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। यानी जो छायावाद आया था आधुनिक काल में, तो छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। तो आप देखिए कि रीतिकाल के बाद तो फिर आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में भी आप देखते हैं भारतेंदु द्विवेदी, फिर जाके जो छायावाद का समय आता है। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रीतिकालीन जो अतिशय श्रृंगारिकता है उसके कारण क्या छायावाद का जन्म हुआ है। यह छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही तहत रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए ABCD ऐसे करके ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो छायावाद के बारे में सही कथन क्या है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के तहत ही रहा है तथा मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो C और D ऑप्शन है कि छायावाद में जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें वो प्रेम भी है, तो वो आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है और जहाँ तक वो आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के तहत ही आता है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। ये जो संवाद है गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है। मालती और मेहता, झुनिया और गोबर, धनिया और होरी, गोविंदी और खन्ना। तो ये जो आपसी बातचीत हुआ है, जो संवाद हुआ है गोदान उपन्यास में, बहुचर्चित उपन्यास है गोदान। तो इसमें आप देखते हैं कि जो शहरी एक पूरा ताना बाना होता है उसका प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में जैसे मालती हैं, मेहता हैं, तो ये लोगों में जब बातचीत होता है आपस में, तर्क वितर्क होता है, तो कहते हैं कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। परीक्षा क्या होता है कि गुण को अवगुण बना दे, सुंदर को असुंदर। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। तो ये बहुत ही अच्छा संवाद जो है उपन्यास के पात्र मालती और मेहता के बीच संवाद हुआ है। गोदान जो है 1936 में रचित उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, और इनके द्वारा जो इनमें पात्र हैं उनमें है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब। अब देखिए उपन्यास से अगला क्वेश्चन भी उपन्यास से ही है। मानस का हंस उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है और चैनल पे सब कुछ करवाया गया है, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, ये सभी करवाया गया है। मानस का हंस जो है उपन्यास में वर्णित क्या है। तो मानस के हंस में राम और काम का द्वंद्व है।
पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति है, काशी के वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम है। तो इनमें देखिए आपको विकल्प में चुनना है। यदि आपने मानस का हंस पूरा नहीं सुना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, पूरा सुनिए। मानस का हंस बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तुलसीदास जी के उन पक्षों को उजागर करता है जो शायद हम सोच नहीं सकते कि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचयिता, तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पक्ष होते हैं। तो ये जो है मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा जो रचित उपन्यास है, बहुत ही अद्भुत उपन्यास है। इसमें क्या आपको राम और काम का द्वंद्व दिखता है, पत्नी के प्रति उनकी अतिशय आसक्ति। तो जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे कि मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व, कि राम को याद करें कि काम जो वासना है उसके पीछे रहे, दोनों में एक द्वंद्व की स्थिति है। यदि प्रभु को पाना चाहते हैं तो वहां ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, वहां होता तो वहां नहीं हो पाता है। तो एक राम और काम का द्वंद्व तथा पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति का भाव वर्णित है। तुलसीदास जी का पत्नी के प्रति जो है आसक्ति का भाव वर्णित है। मानस का हंस जो 1975 में उपन्यास के लेखक नागर जी हैं, यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नागर जी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में है महाकाल 1947 में, सेठ बांकेलाल 1955 में। तो महाकाल हो गया 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? अचेतन, अनैच्छिक, विघटन, संगठन। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो सिर्फ गौड़ कल्पना की है, मुख्य कल्पना की नहीं, गौड़ कल्पना की है। अचेतन होना, अनैच्छिक होना, विघटन होना, संगठन होना। तो इसमें विघटन जो है ये गौड़ कल्पना की विशेषता है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो जब हम साहित्य शास्त्र देखते हैं तो कॉलरिज का नाम आता है। कॉलरिज ने कल्पना के कुल कितने भेद माने हैं? तो दो भेद माना है उन्होंने। एक माना है कि मुख्य कल्पना होता है, एक गौड़ कल्पना होता है। और कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना जो होता है वो अचेतन और अनैच्छिक है। मुख्य जो कल्पना है वो अचेतन है, अनैच्छिक है, या केवल निर्माण और संगठन का कार्य करती है, जबकि जो गौड़ कल्पना है वो चेतन और ऐच्छिक है, या विघटन, संगठन और विनाश तथा निर्माण दोनों कार्य करती है। तो कॉलरिज के अकॉर्डिंग मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना और मुख्य अचेतन तथा अनैच्छिक है, या केवल निर्माण और संगठन का कार्य करती है, जबकि गौड़ जो है चेतन और ऐच्छिक है, या विघटन, संगठन और विनाश तथा निर्माण दोनों का कार्य करती है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसका केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसासिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव और रसासिक्त का अंकन है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद जी हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में बाण भट्ट, निपुणिका, न्यूनिया है। चारुचंद्र लेख, तो बाण भट्ट इसमें निपुणिका, न्यूनिया है। बाकी इनके द्वारा जो और भी उपन्यास हैं, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनाम दास का पोथा 1976 में, ये और भी इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। तो ये एक ऐसा इतिहास है, कहा जा रहा है कि जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता भी है, पनपता है और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? ये रचनाकार, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है ये रचना है, ये इसमें ही ये आता है कथन कि यह एक ऐसे इतिहास या एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य जिंदगी नामा उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है।
जिंदगीनामा उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। जिंदगीनामा 1979 ईस्वी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य औपन्यासिक कृतियों में है मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, सरगम 2000 ईस्वी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, कोलरिज। और यहाँ पे देखिए 7वीं सूची 2 में दिया है, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है, मन आवेगों का तंत्र है, गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके द्वारा ये कहा गया है कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। अगर आप गद्यांश लिख रहे हैं और कोई काव्य की भाषा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि कविताओं की भाषा इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए। हालांकि आप देखिए काव्य में भी बहुत ही सरल सहज जो है भाषाई संवाद होते हैं, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि आपको वो पढ़ने में भी अच्छे लगे, गायन में भी अच्छे लगे, और गद्यांश भी कहीं ना कहीं सरल ही होता है। तो ये दोनों की भाषाओं में भेद नहीं मानते हैं। टी.एस. इलियट कहते हैं कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। अगर आप सच्ची आलोचना कर रहे हो तो उसका लक्ष्य ये नहीं कि आप कवि को टारगेट करो, आप उस कविता को ध्यान में रख के आलोचना करो, ऐसा टी.एस. इलियट का मानना है। आई.ए. रिचर्ड का है कि मन आवेगों का तंत्र है। कभी भी देखिए मन बहुत तेजी से मतलब कि चलता है, तो कहते हैं कि मन जो है आवेगों का तंत्र, ये आई.ए. रिचर्ड कहते हैं। कोलरिज कहते हैं कि गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। कोलरिज, हमने मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना कोलरिज का देखा था, तो कह रहे थे कि गौड़ कल्पना जो है वो वस्तु और रूप में संगत स्थापित करती है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये देखिए कामायनी के बारे में ये अभिव्यक्त किया गया है। नंदुलारे वाजपेयी प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेम शंकर। तो ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है कामायनी रचित रचना है, और वो कहते हैं कि कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां प्रसाद जी छायावाद युग के कवि है। इनके द्वारा जो रचित कामायनी है, कुल कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। 15 सर्गों में जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मेरठ में सर्वसुख नाम के एक अग्रवाल बनिया थे। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? वामा शिक्षक, भागवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये हमने जो उपन्यास आपको करवाया है, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल जो बनिया थे, आप पूरे उपन्यास के बारे में देखिएगा। तो ये सर्वसुख नाम के एक अग्रवाल बनिया थे, इस वाक्य से शुरू होता है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरी दत्त है। उपन्यास का प्रकाशन 1870 में डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला माना है। जबकि जो वामा शिक्षक 1872 है, उपन्यास के लेखक ईश्वरी प्रसाद है। तो वामा शिक्षक 1872 में लिखा किसने? ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। तथा भागवती 1877 उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। निसहाय हिंदू के 1890 ईस्वी में उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण दास। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। महाकवि की तर्जनी, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, राह किनारे बैठ। और सूची 2 से सुमेलित करना है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेर नाथ, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे देखिए 1 को 2 से सुमेलित करना है क्रमशः। अब देखिए यहाँ पे महाकवि की तर्जनी, ये महाकवि की तर्जनी इसके हैं कुबेर नाथ राय। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई, आस्था और सौंदर्य इसके हैं रामविलास शर्मा, और राह किनारे बैठ शरद जोशी। तो महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ, आवारा भीड़ के खतरे परसाई, आस्था और सौंदर्य रामविलास, राह किनारे बैठ शरद जोशी। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय क्या है? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। जो आकाशदीप कहानी है, इस कहानी के वर्ण विषय के रूप में क्या है? तो आकाशदीप कहानी जब भी आप पढ़ें तो उसमें ये देखिए कि जो नायिका होती है उसको अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना होता है, लेकिन प्रतिशोध जो नायिका का नायक के प्रति होता है वो प्रेम में तब्दील हो जाता है। हालांकि वो वैवाहिक जीवन में नहीं बदलती है, लेकिन नायक को अंततः प्रेम वो करती रहती है। तो इस तरीके से इसमें एक तो पिता की हत्या का प्रतिशोध है, दूसरा प्रच्छन्न प्रेम है जो
अंततः वो नायक के प्रति आसक्त रहती ही है, लेकिन अपने पिता के मृत्यु को भी नहीं भूल पाती है, तो प्रतिशोध की भावना भी रहती ही है। तो आकाशदीप कहानी का वर्ड विषय पिता की हत्या का प्रतिशोध तथा प्रश्न प्रेम है। इस कहानी संग्रह के लेखक प्रसाद जी हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 मतलब प्रकाशित ये हुआ 1929 में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। इसमें संकलित कहानियों की संख्या कुल 19 है। 19। आकाशदीप कहानी की मुख्य पात्र चंपा है तथा नायक जो है बुद्धगुप्त है। तो चंपा तथा बुद्धगुप्त। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इस कविता का सही प्रतिपाद्य क्या है, क्या कहना चाहता है? तो ये देखिए, जो भी व्यक्ति जागरूक है समाज में, अगर बहुत ही देख रहा है कि व्याप्त जो व्यभिचार भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जैसे मानव उत्पीड़ित हो, तो उसे बहुत दर्द होता है। तो संसार के क्या सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं? आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। क्या कबीर को कभी ये लगा होगा कि हमारे जीवन में खूब धन संपन्नता आए, इस तरीके से वो भौतिक लोभ लालसा के पीछे रहने वाले थे? संत महात्मा सज्जन पुरुष जो समाज के कल्याण के लिए ही अपने सर्वस्व जीवन को न्यौछावर करने वाले हैं, तो उनके लिए जीवन में सबसे बड़ा क्या है? उन्हें पता है कि ये संसार नष्ट होने वाला है ना। तो उन्हें ये पता है कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था। कबीर इसलिए कहते हैं कि उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी कबीर को। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो सुखिया सब संसार है खावे और सोए, मतलब सभी सुखी है, किसी को ये तो मतलब है ही नहीं कि दुनिया में और क्या हो रहा, कोई पीड़ित नहीं है उस चीज़ से। लेकिन साधु संत महात्मा जो सच में जान रहे हैं कि जो मानव का जीवन है क्या है, तो वो दुखी भी हैं और रो भी रहे हैं। इस कविता का सही प्रतिपाद्य है कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह है। कबीरदास एक महान संत समाज सुधारक कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी शपथ रामायणी है। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में कौन सा शामिल है? ये यूनानी, प्राकृत, लैटिन, तुर्की। तो इनमें से कौन सा है जो आर्य भाषा में नहीं सम्मिलित है? तो तुर्की जो है ये आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है। तुर्की तुरानी परिवार की भाषा है। इसके तहत चीनी, जापानी, द्रविड़ी, मुगली भाषा आता है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा प्राकृत आर्य भाषा के हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, तुर्की तुरानी परिवार का है, इसके तहत चीनी आता है, तुर्की के तहत चीनी, जापानी, द्राविड़ी और मुगली भी आता है, जबकि जो यूनानी है, लैटिन है तथा प्राकृत है, ये आर्य भाषा परिवार के तहत आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्सन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसका रीजन है। अभिकथन ये है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। जो ये उत्तर आधुनिकता है, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण आर, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। तो ये कथन है कि जो उत्तर आधुनिकता है वो मानव यथार्थ की, जो मानव की सच्चाई है, क्या सच में उसकी संपूर्णता की कुछ है, उसका अस्तित्व, उसकी अवधारणा का खंडन करती है। दूसरा, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। दोनों में से हमें सही विकल्प चुनना है। तो अभिकथन ए, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण आर, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। दोनों ही सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सा नहीं है? नीड़ का निर्माण, फिर आज की अतीत, क्या भूलूं, क्या याद करूं, वह सिरे से दूर। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी नहीं है? आज की अतीत। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं, क्या याद करूं, वह सिरे से दूर, ये सभी है। आज की अतीत बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आज की अतीत 2003 में आत्मकथा के लेखक है। आज की अतीत को लिखा था भीष्म साहनी जी ने, 2003 में इसके लेखक हैं ये। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। एक तो है कि क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तो आज का अतीत 2003, भीष्म साहनी लेखक हो गए। इनकी आत्मकथा 4 भागों में, पहला क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जूनी, गोदान। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः हमें सुमेलित करना है। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की कहानी सब सुख बनिया,
शेखर एक जीवनी में है शारदा, गोदान में है गोविंदी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आज्ञा, सर्व, स्वामी, राय। तो राय नहीं है, राय तत्सम शब्द नहीं है, राय तद्भव शब्द है। इसका तत्सम राय का राजा होता है, जबकि आज्ञा, सर्व तथा स्वामी तत्सम शब्द है। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं तत्सम कहलाते हैं। दिए गए अन्य विकल्पों का तत्सम तद्भव रूप इस प्रकार है: आज्ञा आन, सर्व सब, स्वामी साई। आय जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? आय जोग सिखावन पाड़े, इस पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? गोपियां खुश होकर कहती कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भारत खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियां कहती कि उद्धव जी हमारे गाँव में चोर पकड़ने आए हैं। तो देखिए, आय जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित सही तथ्य है कि गोपियां उद्धव को तंज कसते हुए कहती है, हे उद्धव हमें निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा मत दो, हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं सगुण रूप से प्रेम करती है। हे उद्धव, दूध दही या दूध घी भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। उक्त पद भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसके रचयिता शुक्ल जी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में ये जो कथन है, ये विचार है, ये किसके हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन के, विजय देव नारायण शाही के, शुक्ल जी के, श्याम सुंदर दास के। तो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। ये किसका? विजय देव नारायण शाही या शुक्ल जी में से किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि सूफी प्रेम मार्गी सूफी कवियों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध कोई है तो जायसी जी है, उनका पद्मावत है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा था। तो ये किसने कहा था? ये विजय देव नारायण शाही ने कहा था। धरती धरना अपना उपन्यास किस पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। तो धरती धरना अपना जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि और दलित जीवन पर। धरती धरना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दलित जीवन पर आधारित उपन्यास। इस उपन्यास के लेखक है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य औपन्यासिक रचनाओं में यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर जो लिखा गया दलित जीवन पर आधारित धरती धरना अपना उपन्यास है। जगदीश चंद्र इसके रचयिता हैं। उनके ही रचनाएं यादों का पहाड़, आंधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकड़, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान जो है वो कहाँ दर्शाया गया है? देवानंदपुर, वसंतपुर, भागलपुर, कृष्णपुर। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान जो दर्शाया गया है देवानंदपुर में। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान देवानंदपुर में दर्शाया गया है। आवारा मसीहा जो कि 1974 ईस्वी में शरद चंद्र की जीवनी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। तो इसका ये समय प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा 1974 में, बाकी लेखक विष्णु प्रभाकर है और इसमें शरद चंद्र का जन्म देवानंदपुर में दिखाया गया है। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट कि प्रसाद ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग को निराशा और कुंठा को महत्व दिया, काम को गहरित बताया है। इनमें जो है उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। इस छंद में प्रसाद द्वारा रचित कामानी जो कि 1935 में महाकाव्य की श्रद्धा सर्ग से ये है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं जो निम्न है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? मतलब ये सभी आपको किरकेगार्ड, सार्त्र, अल्बर्ट कामू, फ्रेडरिक नीत्शे। तो गार्ड हैं, नीत्शे हैं, सार्त्र है, अल्बर्ट कामू, ये सभी तो अस्तित्ववादी चिंतक है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा चिंतक है जिसने सुपरमैन की कल्पना की है? अस्तित्ववादी चिंतकों में फ्रेडरिक नीत्शे जो हैं, अस्तित्ववादी चिंतकों में फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन की कल्पना की है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी का दार्शनिक था। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीत्शे वह विचारक है जिसने कहा था ईश्वर मर चुका है और दूसरे से जलना अच्छा है। नीत्शे के विचार देवत्व की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यत्व की सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करते हैं। इनकी प्रमुख रचना जरथुस्ट्र की वाणी तथा मूल्यों की परंपरा है। तो अस्तित्ववादी जो चिंतकों में फ्रेडरिक नीत्शे, इन्होंने सुपरमैन की कल्पना की। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी का दार्शनिक। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका, और इन्होंने कहा ईश्वर मर चुका है और दूसरे से जलना अच्छा है। नीत्शे के विचार देवत्व की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यता को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित भी करते हैं। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या है? नायक। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन नायक है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म कौसानी के बागेश्वर में हुआ था। परिवर्तन कविता 1924 ईस्वी में लिखी गई थी। यह कविता रोला छंद में रचित एक लंबी कविता है। तो जो परिवर्तन कविता है जिसमें पंत के अनुसार नायक है, तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में जो कि छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। इनका जन्म कौसानी के बागेश्वर में हुआ था। परिवर्तन कविता 1924 में लिखा गया था। ये कविता रोला छंद में, तो इसको ध्यान रखिए, परिवर्तन रोला छंद में लिखा गया, एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, दूसरा देरिदा की दृष्टि में। अभिकथन कहता है कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठ की मनोसंरचना उत्तरदायी है। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। तो ये देरिदा की दृष्टि में कि पाठ का जो अर्थ निर्धारण होता है उसके लिए पाठक की जो खुद के दिमाग है, उनकी मनोसंरचना, वो उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जो पाठक की मानसिक बनावट होती है वो पाठ जो अपने ढंग से अर्थ को ग्रहण करती है, इसलिए पाठ का जो होता है वो अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये कहते हैं कि हाँ सही व्याख्या करता है। देरिदा ये सही कह रहे हैं कि पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी होती है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। जो तमस उपन्यास है उसमें वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तो अंग्रेजों की तो कभी दयनीय स्थिति रही नहीं, वो यहाँ पे जब तक रहे बढ़ चढ़ के रहे। जो तमस उपन्यास है उसमें विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष यही वर्णित है। तमस जो कि 1973 ईस्वी में उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है, तो इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिए 1973 है। इनके द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियों में झरोखा है, तो इनका अगर देखें आगे जी का, तो झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, वसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, वसंती 1980, मैया दास की माड़ी 88, कुंतो 93, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। प्रकाशन वर्ष की दृश्य विद्यानिवास मिश्र के संबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृश्य विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? लागो रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी बंजारा मन, चितवन की छां। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष की दृश्य विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही संग्रह देखें तो चितवन की छां 1953, आंगन के पंछी बंजारा मन 1963, परंपरा बंधन नहीं है 1976, लागो रंग हरी 1985। तो चितवन की छां 53 में, आंगन का पंछी बंजारा मन 63 में, परंपरा बंधन नहीं 1976, लागो रंग हरी 1985।
राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, सरदारी लाल, जगपति, बच्चन सिंह। तो इसके कौन है? तो बी और डी सही है। राजा निर्बंसिया में बच्चन सिंह है और जगपति हैं। बच्चन सिंह और जगपति जो है ये राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी। कहानी के लेखक कमलेश्वर है। इस कहानी के अन्य पात्र में चंदा, दयाराम, भटियारी आदि। कमलेश्वर द्वारा लिखित अन्य कहानियां हैं कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस कदरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। तो कस्बे का आदमी 1958, खोई दिशाएं 1963, मांस कदरिया 66, बयान, आज़ादी मुबारक 2002। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, बुंदू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। तो इसमें से कौन सा उनके द्वारा नहीं है? तो कछुआ धर्म जो है ये गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी द्वारा लिखित कहानी के बजाय वही निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध में है मौरेसी मोही कुठाव, ये और भी निबंध है, बाकी कछुआ धर्म तो है ही। जबकि जो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी तथा उसने कहा था 1915 में गुलेरी जी द्वारा रचित कहानियां हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन सी नहीं है? अंधेरे में, पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया, बादलों के घेरे। तो इसमें कौन सा निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है? बादलों के घेरे में ये नहीं है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी बादलों के घेरे में नहीं है। अंधेरे में, पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया, ये सब सही है। बादलों के घेरे में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। बादलों के घेरे 1980 ईस्वी। कहानी के लेखक कृष्णा सोपती हैं। जबकि अंधेरे में, दूसरी दुनिया तथा पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानियां, इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी 1965, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 83, परिंदे 1960। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनमें उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो एक तो ये है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे हैं, रचनाएं, मतलब 10 यूनिट हैं, उन विधाओं से जो है उन विधाओं का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है परिचय। तो इसको तो बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954 ईस्वी, अंधेरे बंद कमरे 1961। अब यहाँ पे देखिए 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा है, 54 में जो है मैला आंचल है, अंधेरे बंद कमरे 1961 में है, राग दरबारी 1968 में है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। सील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो ये समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में होते हैं। सील या चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। इस पंक्तियों के बारे में वो कहें तो किस निबंध से उद्धृत है? ये है भाव या मनोविकार। समस्त मानव जीवन, उपयुक्त पंक्तियां भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। ये भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। भाव या मनोविकार निबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। शुक्ल जी द्वारा रचित अन्य निबंध में और जो आते हैं वो कौन से हैं? तो उसमें है उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? जबकि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा तुम चंदन हंपानी। निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। जेहि न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही विलोकत पातक वारी। जेहि न मित्र दुख न हो ही दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ क्या है? जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो।
तो यहाँ पे देखिए, जे ही ना मित्र दुख होई दुखारी, तीनही विलोकत पातक भारी। इस चौपाई के माध्यम से ये कहा गया है, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे दुख देखना भी पाप है, और मित्रता का निर्वाह न करने वाले को देखना भी पाप है। और ये चौपाई है तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं आरती व्यंजना, लक्षणा व्यंजना, लक्ष्य संभवा, अविधा मूलक। तो इसमें कौन सा सही है? शाब्दी मूला व्यंजना के दो भेद है, अविधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा सब शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्द में एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटी ये वृषभान जा वे हलदर के तीर। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे फली सकल मन कामना लट्यो आगड़ित चैन, आजो आँचे हरि रूप सकी भय प्रफुल्लित नैन। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ ज्यादा उपादेय नहीं है? तो यह है फिलेबुस। फिलेबुस, इयॉन, फेदरुस, रिपब्लिक ये सभी हैं, लेकिन प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ ज्यादा उपादेय नहीं है आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से? तो फिलेबुस नहीं है। प्लेटो के ग्रंथ में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से फिलेबुस ग्रंथ ज्यादा उपादेय नहीं रखता, जबकि जो इनके द्वारा फेदरुस है, फेदरुस हो गया, इयॉन हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये सभी आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से उपादेय हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्लेटो की ही चारों रचनाएं हैं, फिलेबुस भी, इयॉन भी, फेदरुस भी, रिपब्लिक भी। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा नहीं चाहिए ना, तो फिलेबुस नहीं, बाकी इयॉन, फेदरुस, रिपब्लिक ये है। ये आपके साहित्य शास्त्र से क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है कि स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से अलग अभिधान रखती है। अब इन कथनों में दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? तो अगर आप स्त्री संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो उसका विवेचन विश्लेषण तो जरूरी है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्री जो संस्कृति है वो पितृसत्तात्मक संस्कृति में आप देखेंगे तो जो घर का मुखिया है वो कहीं ना कहीं जेंट्स मेंबर में ही है, लेडीज का वो वर्चस्व नहीं है, या वो बराबर की भागीदारी तो है लेकिन उतना सम्मान नहीं है। तो ये जो संस्कृति पढ़ना होता, कल्चर की मातृसत्तात्मक हो या पितृसत्तात्मक, तो दोनों ही अलग चीज है। नीरो मुरली कलरव चुप अलिकुल थे बंद नलिन, मैं कालिंदी बही प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन। तो नीरो मुरली कलरव चुप अलिकुल थे बंद नलिन, मैं कालिंदी बही प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन में उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव क्या है? दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भौरे भी गुंजान नहीं कर रहे थे। तो नीरो मुरली कलरो चुप अलिकुल थे बंद नलिन, में कालिंदी वही प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन, इसमें सही भाव क्या है? तो इसमें ये देखिए दोनों ही सही है। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी है, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे बंद नलिन, में कालिंदी व प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन में उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित होती है और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं। उक्त छंद प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से उद्धृत है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ है, क्योंकि बहना रेत है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाह के चिंतक, शिल्पकार, नर्तक सब चुप। तो ये देखिए कौन सी रचना से ये उद्धृत है और किस रचनाकार के कथन है। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा।
वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं धूमिल, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं आगे। सबजुन साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप, ये मुक्तिबोध का कहना है। यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु निम्नलिखित में से किसका है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु, ये मम्मट कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं, दंडी कहते हैं, हेमचंद कहते हैं। तो ये मम्मट का कहना है शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप काव्य हेतु है, यह कथन मम्मट का है। निम्नलिखित आचार्यों के काव्य हेतु के बारे में देख लिए। तो यहीं पे देखिए प्रतिभा शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये दंडी का कहना है। यानी काव्य हेतुएं जो होती हैं उसमें प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों दंडी के सम्मिलित रूप का प्रभाव है। प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कार है। हेमचंद का कहना युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह है महादेवी वर्मा की। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार महादेवी वर्मा है। उक्त पंक्तियां महादेवी वर्मा की जो रचना है श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध से उद्धृत है। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध में है विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी और संकल्पिता 1969। तो श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध हो गया विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 और संकल्पिता 1969। पौन चलत व देह बढ़ावे, जल पीवत व जीव गंवावे, वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहली का सही क्या मतलब है? आग। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह बनाया। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो जो रेवा तट है, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित निम्न बातें सही हैं। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासों का एक अंश है जिसके लेखक चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासों 69 समय सर्ग के साथ, जिसकी उसमें रेवा तट समय 27वां समय सर्ग है। यहाँ रचना और रचनाकार के नाम दिए हैं हरिशंकर परशाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमणीका गुप्ता। तो यहाँ पे देखिए हम क्रमशः यदि मिलाएं तो हरिशंकर परशाई का भोला राम का जीव, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय, रमणीका गुप्ता का हादसे। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। बगपात घुघरिया गांचिया, बहुविध चित्र बढ़ाए के हरि राचियो क्रीड़ा, तेहि दुख भय पराश निपाते, काहे को गोपीनाथ कहावत। तो ये देखिए पंक्तियां हैं और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। पंगबाद घुघरियो गाचारी, ये मीरा का है, यानी घुघरू बांध के किस तरीके से वो मतलब कि नृत्य कर रही हैं। और बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, तो बहुत सारे मेल के चित्रों को बना के कैसे हरि ने जो रास रचाया क्रीड़ा रास, तो उसके बारे में कबीर के द्वारा है। तेहि दुख भय परास निपाते, लोह बुढ़ी उठे ओही राते, मलिक मोहम्मद जासी, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास जी का कहना है। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अंग दर्पण, रस पीयूष निधि। तो इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो भिखारी दास की है? तो यहाँ पे देखिए इनके द्वारा है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। भिखारी दास की रचनाओं में देखें तो एक रचना है इनका काव्य निर्णय, दूसरा है श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास रीति काल के कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाओं में है रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका आदि।
काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय जो कि भिखारीदास रीतिकाल के कवि इनके द्वारा रचित रचनाओं में रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, जबकि रस पीयूष निधि सोमनाथ की तथा अंग दर्पण रस निधि की रचनाएं हैं। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं बतिया अति प्यारी पगी, अब लाए बियोग की लाए बलाए बढ़ाए विशेषी दगनी दागी, अखिया दुखियानी कुबानी परिना कहूँ लागे कौन घरी सुलागी, मति दौरी थकी न लहे ठीक तौर आमोही के मोह मिठास ठगी। ये जो सवैया है, सवैये में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? वाच्यार्थ के लिए कौन सा शब्द इसमें से प्रयुक्त नहीं होता है? निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, तो अन्यार्थ। अन्यार्थ जो शब्द है ये वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अन्यार्थ, जबकि निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ तथा अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य क्या है? एक कहानी यह भी स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती है, स्त्री की पक्षधरता का निषेध है। तो जो एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है? स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य, भोगे हुए यथार्थ और पुरुष वर्चस्ववाद की चुनौती। एक कहानी यह भी 2007 मनु भंडारी द्वारा रचित आत्मकथा है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आलस्य, देवसेना, गांधारी, भिस्ती। तो देखिए, आलस्य, देश की दुर्दशा निहारोगी, डूबते को कभी उबारोगी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, मैंने कहा था दुर्योधन से, या भिस्ती। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः, जैसे आलस्य है तो दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। दूसरा, देवसेना, देश की दुर्दशा निहारोगी, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ भी ना कहेगी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। तो इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार यदि देखें कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 ईस्वी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे दिया है अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? ये है यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य विधा की रचना, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इसमें अज्ञे ने स्वदेश यात्रा का वर्णन किया। इनका एक अन्य यात्रा साहित्य एक बूंद सहसा उछली भी है, जिसमें विदेश यात्रा का वर्णन किया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य। तो इसमें से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, बाणभट्ट की आत्मकथा, या हिंदी साहित्य का आदिकाल, या सूर साहित्य। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो सही अनुक्रम है सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हिंदी साहित्य की आदिकाल या हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। अंधा युग के अंकों का नाम क्या है? अंधा युग, इसके अंकों का नाम क्या है? कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो अंधा युग जो नाटक है इसके अंकों का नाम क्या है? इसमें कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें तो जो अंधा युग नाटक है, अंधा युग के अंकों का नाम पशु का उदय और गांधारी का शाप है। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं जो क्रमशः कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, समापन और प्रभु की मृत्यु है। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी,
बड़ ससतिया साहबा राम उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो जैसन कहता बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, और बड़ ससतिया साहबा राम उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो ये है मुर्दैया में। उपयुक्त पद मुर्दैया आत्मकथा में उद्धृत है। मुर्दैया 2010 प्रथम भाग आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इस आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका है। निम्नलिखित दलित साहित्य उनकी आत्मकथाओं के बारे में देखें तो दलित साहित्यकार और आत्मकथा में सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002, रमणिका गुप्ता हास्य और आपूद्री। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस, प्रेमचंद द्वारा संपादित, आलोचना। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे क्रमशः देखें तो पत्रिका प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी 1855 राजा लक्ष्मण सिंह, माधुरी 1922 ईस्वी दुलारी लाल भार्गव, हंस प्रेमचंद द्वारा संपादित 1930 ईस्वी, आलोचना 1951 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान। डूब बची लक्ष्मी पानी में सतियाग में बैठ जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ विधि से चलता रहे विधान। तो डूब बजी लक्ष्मी पानी में सतियाग में बैठ जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ विधि से चलता रहे विधान उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? तो इसमें अगर देखें कि स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, स्त्री अपने दुख को उत्सवधर्मी बनाना चाहती है। तो यहाँ पे ये जो डूब बची लक्ष्मी पानी में सतियाग में पैठ जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ विधि का चलता रहे विधान उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है कि मानसिकता का वर्णन है। काव्य पंक्ति मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास महासमर, मानस का हंस, बाड़भट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी के साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वो है मानस का हंस और खंजन नयन। एक तुलसीदास पे, दूसरा सूरदास पे। अमृतलाल नागर इसके लेखक है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर तथा खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार क्या हैं? बकरी नाटक को लेके, या नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते हैं तो नाटक नहीं लिखा जाता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यहाँ चयन करना है। जो बकरी नाटक है, बकरी नाटक के लेखक है भुवनेश्वर। बकरी नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है कि यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता, तथा यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जुबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक नहीं लिखा जाता। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है प्रकरण। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला हिंदी उपन्यास माना है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये कब जो पंक्तियां उद्धृत है वो किस रचनाकार की हैं? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। क्यों पले पीस पही नहीं मेरी उपयुक्त काव्य पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये पंक्ति हरिऔध कृत चोखे चौपते कविता संग्रह से उद्धृत है। यह कविता मुहावरेदार भाषा में लिखा गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रहों में प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, पारिजात 1937, रसकलश 1931, चोखे चौपते 1932, चुभते चौपते 1924,
पद्य प्रशुर 1925, बोलचाल 1928, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है? अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देश भाषा काव्य। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम, तो अपभ्रंश, सामान्य, फुटकल रचनाएं, देश भाषा काव्य, इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम, सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकल रचनाएं। तो ये है सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकल रचनाएं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन अमृतसर आ गया है, चीफ का दावत पिता। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये देश प्रेम से संबंधित, अमृतसर आ गया है, देश का विभाजन, चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, पिता, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कामना, राजश्री, विशाख, प्रायश्चित। तो यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, कामना 1927। सुफल जन मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन दीना। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। नामदेव जाति के दर्जी तथा वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम विशोबा खेचर था। इन्होंने मराठी भाषा में अभंग नामक पद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। आइए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना आइए रिचर्ड के बारे में। तो आइए रिचर्ड की दृश्य काव्य भाषा की विशेषताएं छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता है। इन्होंने मूल्य सिद्धांत एवं संश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्त संगक वे छंद कौन से हैं? सवैया, रोला, घनाक्षरी, छप्पे। तो रेवा तट समय से आपने पहले भी क्वेश्चन देखा आया हुआ है और यहाँ पे रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित्त संज्ञा दी, वे छंद ग्रंथों में दिए गए कवित्तों के लक्षणों से नहीं मेल करते, वे सभी हैं छप्पे। वे छंद ग्रंथों में जो भी दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासों में देखिए कुल मिला के कितने छंद हैं? तो 68 छंद हैं और इनका मुख्य छंद है कवित्त, छप्पे, दोहा, कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या आदि। चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजीब। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम इसमें क्या है? आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजीब। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम, आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल 1936 जयशंकर प्रसाद, पाजेब 1948 जैनेन्द्र, तर्क और तूफान 1944 यशपाल। सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं यही मेरा वतन, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। तो सोजे वतन संग्रह की कहानियां इसमें से कौन सी हैं? यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सोजे वतन प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं जो है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल वतन, यही मेरा वतन, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार, सिले मातम, जबकि आहुति 1945 से भी इलाचंद जोशी की, तथा जुलूस प्रेमचंद की कहानी। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक इसमें कौन है? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। गांधी जी द्वारा रचित अन्य साहित्यिक कृतियों में सत्य का प्रयोग, द वर्ड्स ऑफ गांधी, मेरे सपनों का भारत है।
विजय तृष्णाकांत पराभव में होता है। अलचेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्थित से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं बढ़ सकती। तो ये विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? दंडायन का। विजय तृष्णा का अंत जो है, विजय तृष्णाकांत पराभव में होता है। अलचेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त नाटक के पात्र दंडायन का है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद जी हैं। इस नाटक के पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, राक्षस, शक्टार, आंभिक, प्रवर्तक, सेल्यूकस तथा स्त्री पात्र में कालेनिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी है। निरख सखी एक खंजन आए, गीत से संबंधित सत्य क्या है? तथ्य, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया, इसलिए कामदेव डरकर भाग गए। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। तो यहाँ देखिए, निरख सखी एक खंजन आएगी से संबंधित तथ्य यह है कि उर्मिला कहती है मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया, इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ दिखाई देने लगे तथा उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंबद की तरह इसकी साधना में आत्मन्वेषण करना पड़ता है। असाध्य वीणा जो है, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंबद की तरह इसकी साधना में भी आत्मन्वेषण करना पड़ता है। असाध्य वीणा नामक काव्य के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। असाध्य वीणा विसर्जन है। अज्ञेय द्वारा रचित अन्य कविताएं हैं कल्कि बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला आदि। नीचे दो कथन दिए गए, एक कवितन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि व्यक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। अभिकथन ए सही है, जबकि कारण आर, क्योंकि व्यक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। रत्न खान के रचयिता हैं मलूक दास। रतन खान के रचयिता मलूक दास है। मलूक दास संत कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, सुख सागर। जबकि सुंदर दास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास नामक कृतियों की रचना की। नंद दास तथा रसखान भक्तिकाल के कवि हैं। नंद दास द्वारा जो रचित कृतियां उसमें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी। रसखान द्वारा रचित कृतियों में है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो यह है एक टोकरी भर मिट्टी की। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ये पंक्तियां जो है एक टोकरी भर मिट्टी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है, जबकि पूछ की रात, ठाकुर का कुआं, संबदिया मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो यह है नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक एवं आलोचक थे। ये हिंदी में नकेनवाद आंदोलन के 3 पुरस्कारकर्ताओं में से एक थे। दिए गए अन्य विकल्प यहाँ पे हैं। लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के आदिकाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है। ससई सिंगार, प्रेम माधुरी, उमर खयाम की रुबाइयाँ, जार्ज वंदना। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है इसमें से। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल जो 17 मौलिक अनुदित मिला के देखते हैं उसमें बहुत सारी रचनाएं, इनके 70 काव्य ग्रंथों की भी रचना है। लेकिन यहाँ पे भारतेंदु जी की जो रचना है वो उमर खयाम की रुबाइयाँ तथा जार्ज वंदना ये नहीं है। उमर खयाम की रुबाइयों के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी ये उमर खयाम की रुबाइयाँ बच्चन जी ने लिखा है, तथा जार्ज वंदना के श्रीधर पाठक। जबकि ससई श्रृंगार तथा प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। जिसने
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है: भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, होली, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी आदि। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? तो यह है भिश्ती। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में कौन सा खिलौना भिश्ती खरीदता है? ईदगाह प्रेमचंद को उर्दू में लिखी गई कहानी है, यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें एक अनाथ बालक हामिद की कहानी का मार्मिक चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी हैं। पात्र और खिलौना देखें तो नूरे वकील, महमूद सिपाही, सम्मी धोबिन। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है? रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती हैं। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई हैं। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजाश्रयों से विमुख होने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है? जो रीति काव्य है वो मादक कविता का साहित्य है तथा रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी ने निबंधकार, आलोचक तथा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं: सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास का लालित योजना 1969, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तनता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों में हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकता है। उपरोक्त पंक्तियों से ध्वनित क्या होता है? मोचीराम वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। उक्त काव्य पंक्तियां धूमिल कृत मोचीराम कविता से उद्धृत है। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रयत्न, कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर धूमिल को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा क्या है? तो साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अंधेर नगरी के आधार पर ये कहें तो अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का लोकप्रिय नाटक। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। भारतेंदु इसकी रचना नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक में बैद की हिंसा ना भोती 1873, विशेष विषमौजदम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 76, भारत 280, नील देवी 81, सती प्रताप 1883। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक असर्शन दूसरा रीजनिंग। पहला है, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर के बगैर ये असंभव है। मनुष्य का अस्तित्व जो है ईश्वर के बगैर असंभव है, यह कथन असत्य है, क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर मर गया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में कथन सही नहीं है। देखिए, शिव शंभू के चिट्ठी की विशेषताएं: भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखें, शिव शंभू के चिट्ठी की विशेषताएं हैं अंग्रेजों का कुशासन तथा भारतीय जनता का दमन एवं उसके द्वारा प्रतिरोध। शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के लेखक बालमुकुंद गुप्त हैं। गुप्त जी शिव शंभू के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठी लिखे थे। ये चिट्ठी उस समय की गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करती उतनी पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा विलेख नहीं प्रस्तुत है। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध का, भक्ति की प्राचीनता का, हिंदू संस्कृति की पहचान, पाचन शक्ति का, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व का। तो ये संस्कृति का 4 अध्याय है, इसके प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? देखिए, जो संस्कृति का 4 अध्याय है उसके प्रथम अध्याय में आर्य द्रविड़ संबंध तथा हिंदू संस्कृति पाचन शक्ति के विषयों पर चर्चा की है। संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
करो मोहम्मद शाह बखानू सूरज देहली सुल्तानू धर्म पंथ जग बीच चलावा निवर न सबरे शो दुख पावा। उपरोक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान नूर मोहम्मद कुतबन। तो ये करो मोहम्मद शाह बखानू सूरज है देहली सुल्तानू धर्म पंथ जग बीच चलावा निवर न सबरे शो दुख पावा। इन पंक्तियों में सूफी कवि नूर मोहम्मद साहब के समकालीन थे। इन्होंने फारसी भाषा में रौस्तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की तथा अवधी भाषा में इंद्रावती तथा अनुराग वासरी ग्रंथ की रचना की, जबकि मलूक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की, कुतबन ने मृगावती, उस्मान ने चित्रावली। पंजाब पूर्णिया शिवपालगंज गंगौली, और यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पंजाब जिंदगी नामा, पूर्णिया मैला आंचल, शिवपालगंज राग दरबारी, गंगौली आधा गांव। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना की पुस्तक को सही से लगाना है। साइंस एंड पोइट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। यहाँ पे देखिए क्रम से बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी, द सेक्रेड वुड 1920, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विजय देव नारायण शाही, अज्ञे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन, और यहाँ पे देखिए क्रमशः मिलाने के लिए भी दिया है। तो विजय देव नारायण शाही जायसी, अज्ञे हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, निर्मला जैन हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ला दिखे गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आयो उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का क्या मतलब है? तो यह अनाज फटकने से निकलने वाला जो कदन होता है उसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपको जो गद्य दिया रहेगा उसमें से ही आपको पढ़ने के बाद जो है उत्तर को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये बढ़िया है कि आप जो भी दिया गया है प्रश्न उसको देखें। जैसे श्रोता, सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेता है क्योंकि। अब यहाँ पे क्योंकि, तो आप पूरा वो पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। तो जब हम पढ़ेंगे उसी से ये चीजें निकल के आ जाएगी। हृदय में जो तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है। क्यों ये अक्षम है व्यक्त करने में? तो जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा कि लेखक में कभी की तरह हृदयगत भाव को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, या वह कभी की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता। क्या कारण है? तो ये है लेखक के कभी की तरह हृदयगत भाव को व्यक्त करने की उसमें योग्यता ही नहीं है। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का क्या करता है? साधारण भोक्ता होता है। कभी साधारणीकरण क्यों करता है? कोई भी चीज वह विशेष के सहज अर्थबोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है ताकि वो सभी को समझ में आए। शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि समानता सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर डिपेंड करता है जिन्हें हमें समझाना है। अगर वो चीजें हम उन तक डिलीवर ही ना कर पाए तो फिर क्या मतलब है समझाने का। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे ये पूरा दिया है, आपको पढ़ना है अवतरण कि विवाह के व्यवसाय में स्त्री की विद्या पासंग बने हुए ढेले के समान है जो तुला को दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता है। कुछ उसके मानसिक विकास के लिए नहीं है, उसकी योग्यता, उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा गर्व की वस्तु है। उसे सत्यम से एवं सुंदर तक पहुंचने का साधन नहीं। उसकी कोमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि गुण उसे पुरुष की इच्छा अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है। संसार पर कल्याण वर्षा के लिए नहीं। न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध जाने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी ने नहीं किया। वातावरण भी धीरे धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत करता रहा। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं यदि वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो। जिस गृह को बचपन से उसका लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस पर उसे अन्य वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित है, यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्वत्व होता तो वह दास्ता अस्पृढ़ी प्रभुत्व बन जाती। तो देखिए इस अवतरण के माध्यम से बहुत बड़ी बात कही गई है स्त्रियों के लिए। तो ये जो अवतरण है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि विवाह की प्रथा में वर और कन्या के माता पिता सिर्फ उनकी भलाई का प्रयास करते हैं। विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके और ससुराल का गौरव तो बढ़ाती है लेकिन अपने व्यक्तित्व के भीतरी विकास में उसका उपयोग नहीं कर पाती है। तो सही है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो भी बड़े गौरव की बात है। ये सही होगा। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता तो गृहिणी का परम कर्तव्य चाहे उसकी इच्छा के विपरीत ही क्यों ना हो। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी को अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता तो भी अश्रेयस्कर है।
यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ घर के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुश लोग तभी होंगे जब वो बिना प्रतिरोध के सब अपना काम करती जाती है। अवतरण में कहा गया है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ना तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने की छूट है और ना ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करने की छूट है। तो ये भी देखें तो यहाँ पे स्त्री को तो ना सामाजिक नियम के विरोध में वो मुंह खोल सकती है, ना ही अपना लक्ष्य तय कर सकती है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पति के घर में जाकर स्त्री का जीवन पति के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। या जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस घर में जाकर, तो ये भी होता है कि बचपन से वो जहाँ पली बड़ी होती है, यदि उसी घर में उसको ये किया जाए कि यदि उस घर में जाकर उसने अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता है तो उस गुलामी भी स्वागत योग्य कही जा सकती है। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन? स्त्री को समाज कल्याण का काम कठिन लगता है जबकि उसे अपने अर्जित गुणों को पुरुषा की इच्छा के अनुरूप ढालना सरल लगता है। स्त्री स्वयं समाज का कल्याण नहीं करना चाहती और पुरुष को खुश करने के लिए स्वयं अपने गुणों को अनुकूल कर लेती है। स्त्री द्वारा अर्जित मानवोचित गुणों को पुरुष प्रधान समाज लोक मंगल के कार्यों में लगाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे देखिए, जो उसके अंदर गुण है, पुरुष प्रधान समाज एक लोक मंगल के कार्यों में उसे लगाना नहीं चाहता और इसके कारण उसके गुणों का पुरुष की इच्छा के अनुरूप अनुकूलन हो जाता है और वो उसी में खुश रह जाती है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट हमारा सॉल्व होता है 100 क्वेश्चन और यही पैटर्न होता है आपका यूजीसी नेट का। तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, है ना, और बूस्ट करते रहती है अपनी तैयारी को। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।